नमस्कार। आज बहुत ही व्यावहारिक विषय पर बात होने जा रही है। यह टॉपिक जितना सुनने में समझने में सरल है उतना ही व्यवहार में भी सरल है। लेकिन जब मैं एमएड में पढ़ रहा था तो मुझे बताया गया कि ये बहुत कठिन है और उस समय मैंने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट नहीं किया, जबकि ये इतना अधिक सरल है और इतना अधिक व्यावहारिक है कि केवल उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को ही नहीं बल्कि सारे विद्यार्थियों को, सारे लोगों को इसे सोचना समझना चाहिए, क्योंकि पूरी जिंदगी वो इसका इस्तेमाल करते हैं। जब मैं प्रथम बार बाजार गया अपने पिता की मृत्यु के बाद, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अपने आप हो गया, सब्जियों को खरीदने का, सामानों को खरीदने का। उससे पहले कभी नहीं खरीदा था। ऐसे ही हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं जिसमें कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है, अधिगम का स्थानांतरण होता है, और उसे हम कभी न कभी प्रथम बार तो करते ही हैं। इसका मतलब जो कहीं हमने कुछ और सीखा है वह यहाँ पर आकर के ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ तक कि हमारी बाल सुलभ क्रियाएं हैं। आज के नए बच्चों के, नए शिशुओं के, नवजात शिशुओं के क्रियाकलापों को देखिए और उसके बाद फिर आप कोशिश कीजिए सोचने की कि 20 साल बाद की स्थिति क्या होगी, तो आपको इस समझ में आएगा कि इसमें बहुत सारा अधिगमों का स्थानांतरण होता है। अधिगम का सीधा सा मतलब सीखना है। यह थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन एक बार सुनने के बाद आपकी समझ में इस तरह से आ जाएगी कि आप अगर प्रश्न का उत्तर लिखना चाह रहे हैं हायर एजुकेशन में तो उसका उत्तर आराम से लिख सकेंगे, और अगर व्यावहारिक जीवन में इसका लाभ उठाना चाह रहे हैं तो वह भी आसानी से उठा सकेंगे। सीखने के स्थानांतरण से आशय किसी सीखे हुए कार्य या सीखे हुए विषय का विविध परिस्थितियों में प्रयोग करने से है। जब कोई मानव किसी विषय या कौशल या सीखा गया या अर्जित किया गया ज्ञान का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करता है, अन्य स्थानों को प्रवेश करता है, तो इसे प्रशिक्षण का या अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है। इसे आप बहुत ही सरल शब्दों में समझ गए होंगे कि एक समय में कुछ चीज सीखी है, उसका हम दूसरी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। इस संबंध में एक विचारक हुए हैं क्रो एवं क्रो। उन्होंने क्या कहा, आइए उनके शब्दों को देखते हैं। वे कहते हैं कि सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं का तथा सोचने, अनुभव करने और कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतः प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहा जाता है। तो बहुत साफ है और बहुत सरल शब्दों में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। इसका आंग्ल वर्जन देखते हैं। द कैरी ओवर द हैबिट्स ऑफ थिंकिंग, फीलिंग और वर्किंग ऑफ नॉलेज और ऑफ स्किल्स फ्रॉम वन लर्निंग एरिया टू अनदर यूजुअली इज रेफर्ड टू एज द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये बात उन्होंने 1973 में लिखी थी अपनी पुस्तक के 323 नंबर पेज पर, और यह अक्षरशः आज के लिए भी उतनी ही सच है। अधिगम के स्थानांतरण को समझाते हुए एक और विद्वान हुए हैं जिनका नाम है कोलेस्निक। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण पहली परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतों, अभियोगिताओं या अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है। इसका आंग्ल वर्जन देख लेते हैं कि ट्रांसफर इज द एप्लीकेशन ऑफ कैरी ओवर द नॉलेज, स्किल्स, हैबिट्स, एटीट्यूड्स और अदर रेस्पॉन्सेज फ्रॉम वन सिचुएशन इन विच टाइम आर इनिशियली एक्वायर्ड टू सम अदर सिचुएशन। एक समय में जो सीखा गया है, एक परिस्थिति में जो सीखा गया है, उसका दूसरे समय में, दूसरी परिस्थिति में किस तरह से प्रयोग किया जाएगा, यही है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। इससे लगभग मिलते जुलते ही विचार बहुत सारे विद्वानों ने संप्रेषित किए हैं, और मैं समझ रहा हूँ इन्हीं विचारकों से आपके समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है क्या। फिर भी मैं एक और विचारक को ले रहा हूँ, सोरेनसन महोदय। उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में इसी बात की अभिव्यक्ति की है, इसलिए उनकी एक कोटेशन और देख लेते हैं कि स्थानांतरण में एक उपस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख होता है। इतनी सी बात है। इसी का आंग्ल वर्जन देखते हैं। ट्रांसफर refers to the transfer of knowledge,
ट्रेनिंग एंड हैबिट्स एक्वायर्ड इन वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन। ये बात उन्होंने 1948 में लिखी थी अपनी पुस्तक के पेज नंबर 387 पर। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सही बातें जो होती हैं वो बहुत दीर्घकालिक होती हैं, बहुत दीर्घकाल तक उनके वही अर्थ वही भाव निकला करते हैं। तो एक परिस्थिति में, एक क्षेत्र में, एक स्थान पर अगर हमने कुछ सीखा है और उसी का हम दूसरी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे काम में इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे समय में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये उसी का ही ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, वो अधिगम का स्थानांतरण है। अब ये प्रशिक्षण का स्थानांतरण ये होता कितनी तरह का है, तो इसके बारे में विद्वानों ने एक समय यह अभिव्यक्त किया कि ये दो तरह का होता है, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, और दूसरा है नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, यानी कि नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो सकारात्मक अधिगम क्या है, जब हम एक चीज का, सीखे हुए काम का दूसरी जगह सकारात्मक रूप से प्रयोग कर रहे हैं, जिससे प्रगति होनी है, जिससे सृजन होना है, जिससे हिंदुस्तान की सुनिश्चिति हो जाए प्रगति की, विकास की। इस तरह से विश्व के विविध भागों में अगर उसका विकास की संभावनाओं को पुष्ट करने वाली कोई बात है और ऐसा सीखा हुआ काम हम बाद में कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण है। और अगर मान लीजिए आजकल आप देखते हैं तमाम विध्वंस की घटनाओं को लोग यूट्यूब पर सीख रहे हैं, और उन्होंने एक काल में शुरू में ही उनके घर से विध्वंस की बातें सिखाई गई हैं, और बाद में उस विध्वंस का वो प्रसार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और अपने जीवन की व्यावहारिक चर्या में लेकर के आ रहे हैं। तो वो क्या है, वो नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। तो ये दो तरह की हुई, कौन कौन सी, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण और नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। कुछ और विचारक हैं जो इसे दूसरी तरह से इसके दो भाग करते हैं। वो कहते हैं कि उदग्र अधिगम स्थानांतरण, मतलब वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मतलब इस तरीके से, ये ऊपर की ओर उदग्र अधिगम स्थानांतरण, ऊपर। जैसे मान लीजिए एक समय एक बच्चा दूसरी तीसरी क्लास में है, उसके बाद वो बच्चा चौथी में, पांचवी में, छठी में, सातवीं में जा रहा है, तो जो उसका पूर्व ज्ञान है, वो पूर्व ज्ञान जो है उसका ट्रांसफर कर रहे हैं, उससे नए ज्ञान को हम जोड़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, उदग्र ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो रही है, उदग्र अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है। और अगर मान लीजिए हम दूसरी तरीके का जो विद्वान बताते हैं, कहते हैं क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण या हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, और दूसरे शब्दों में इसको कहा जाता है कि समानांतर अधिगम स्थानांतरण, यानी कि पैरेलल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो पैरेलल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है, जैसे मान लीजिए होम साइंस की बच्चियां हैं, वो अपने स्कूल में जाकर के और कागज से या अखबार पर पजामे को काटना सीखती हैं। उस पजामे को काटने को उन्होंने सीखा, और फिर दूसरी जगह उन्होंने फिर से कपड़े को काटा और कपड़े से पजामा सिला। तो क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गई कि एक स्थान पे सीखा था एक तरीके से कागज के लिए, लेकिन बाद में वो कपड़े पर भी कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह का जो ट्रांसफर होता है वो होता है पैरेलल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि समानांतर अधिगम स्थानांतरण। अब मान लीजिए एक ने अपने यहाँ घर पर सब्जी बनाना सीखा हुआ है, बहुत अच्छी सब्जी बना रही, सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अब उसने बाद में अपना एक होटल खोल लिया और वहां पर अपने निर्देशन में उसी तरह से उसको बनवा, क्या हुआ, वो पैरेलल लर्निंग हुई, पैरेलल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुई। तो इसी तरह से बहुत सारे कार्यों को हम एक स्थान पर सीख करके और दूसरी जगह पर करते हैं, जिससे कि हमारे व्यावसायिक उद्देश्य भी फलित होने लगते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उन विद्वानों ने भी दो ही तरह बांटा था, सकारात्मक और नकारात्मक, और इन विद्वानों ने भी दो ही तरह से बांटा, इसको उदग्र अधिगम स्थानांतरण, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, और क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण, यानी कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जिसे कि हम समानांतर अधिगम स्थानांतरण भी कहते हैं, पैरेलल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। मैं समझ रहा हूँ ये दोनों बातें बहुत ही सरल हैं और बहुत अच्छी तरह से अधिगमित हो गई होंगी, समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत क्या हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और कभी कभी प्रश्न हमारी परीक्षा में केवल यही आ जाता है कि आप अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत बताइए। तो वहां पर बहुत ज्यादा कोटेशन देने की आवश्यकता नहीं है, एक आध कोटेशन देकर के सीधे सीधे आप जो है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत पर ही आ सकते हैं और सीधे सिद्धांतों की बात कर सकते हैं, क्योंकि जो एक निश्चित अंक प्रदान किए जाते हैं वह निश्चित होते हैं और उतने लिखने पर उतने अंक आपको मिल जाएंगे, अतिरिक्त उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कौन से हैं अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत? प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। पहला,
मन का अनुशासन अवलंबित शक्ति का सिद्धांत। मन का अनुशासन अवलंबित शक्ति का सिद्धांत मतलब डिसिप्लिन ऑफ द माइंड बेस्ड पावर थ्योरी। तो इस संबंध में सीधे सीधे मैं एक विचारक से जोड़ता हूं आपको। इस संबंध में प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक डॉक्टर एस माथुर महोदय अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान के पृष्ठ 358 पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सॉरी। सामान्य रूप से स्मृति, सतर्कता, कल्पना, अवधान, इच्छा शक्ति व भाव आदि मस्तिष्क की शक्तियां एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। एक बार पुनः सुनिए कि सामान्य रूप से स्मृति, सतर्कता, अवधान, इच्छा शक्ति व भाव आदि मस्तिष्क की शक्तियां एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और यह भी माना जाता है कि इनमें से प्रत्येक सुनिश्चित इकाई के रूप में है। कहने का मतलब यह है कि सारी इकाइयां अलग अलग हैं, लेकिन ये इनकी एकत्रित शक्ति जो कलेक्टिव पावर है वो काम में आती है। किसी एक चीज से काम नहीं होता है। इसका मतलब सबका समन्वय हो जाता है। तो ये जो शक्ति है, इस शक्ति के द्वारा भी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है। तो ये एक सिद्धांत है कि समस्त शक्तियां मिलजुल करके कार्य करती हैं। तो इनके शुद्ध शब्दों को एक बार पुनः ध्यान से सुन लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सरल है। एक दो बार पढ़ने के बाद आराम से ये अधिगमित हो जाएंगे। ये कहते हैं सामान्य रूप से स्मृति, सतर्कता, कल्पना, अवधान, इच्छा शक्ति व भाव आदि मस्तिष्क की शक्तियां एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और यह भी माना जाता है कि इनमें से प्रत्येक सुनिश्चित इकाई के रूप में है। अब इसका आंग्ल अनुवाद जो है उसको सुन लीजिए कि जनरली द पावर्स ऑफ द ब्रेन लाइक मेमोरी, अलर्टनेस, इमेजिनेशन, अटेंशन, विल पावर एंड emotions are independent of each other and it is also believed that each of these exists as a definite unit. क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। इसी संबंध में प्रसिद्ध शिक्षाविद एस.के. मंगल ने उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया और इनकी भी पुस्तक का नाम था शिक्षा मनोविज्ञान और इन्होंने उस पुस्तक के 282 और 83 पृष्ठ पर लिखा है। क्या लिखा है आइए आपसे शेयर करता हूं। ये कहते हैं कि जनरली द पावर्स ऑफ द ब्रेन लाइक मेमोरी, अलर्टनेस, इमेजिनेशन, अटेंशन, विल पावर एंड इमोशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड इट इज ऑल्सो बिलीव्ड दैट ईच ऑफ दीज एग्जिस्ट एज ए डेफिनेट यूनिट। लगभग मिलती जुलती सी बात है और इनके आशय और उनका आशय एक ही प्रतीत होता है। कहने का मतलब यह है कि भले ही अलग अलग यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उसका जब कार्य करने का समय आता है तो कब उनका मेलजोल हो गया ये कहा ही नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर इसे लिख रहे हैं, अब लिखने के साथ जो ब्लैक बोर्ड स्किल है उसमें एक बात आती है कि लिखने के साथ उच्चारण भी कीजिए। तो लिखने के साथ उच्चारण भी कर रहे हैं, उच्चारण करने के साथ में क्या हुआ कि ये दो स्किल मिल गए। लिखने वाली इंद्रियां अलग हैं, उच्चारण करने वाली इंद्रियां अलग हैं और दोनों समन्वित रूप से कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब शक्ति जो है वो मिल करके कार्य करती है। ये इसका पहला सिद्धांत है। इसी संबंध में प्रसिद्ध शिक्षाविद एस.के. मंगल ने उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हुए अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान के उसी पृष्ठ पर 282-83 पर ही लिखा जो, और ये जो बात थी, ये महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में रखनी है कि इंद्रियां बहुत सारी हैं और सारी इंद्रियां कार्य करती हैं। इंद्रियां किसी एक उद्देश्य के प्रति समर्पित होकर के समन्वित शक्ति के साथ कार्य करती हैं। ये इसका एक सिद्धांत है। दूसरी बात, समान तत्वों का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। समान तत्वों के सिद्धांत की महत्ता बताते हुए प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक डॉक्टर एस माथुर महोदय अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान के पृष्ठ 359 पर जो एक और विचारक थे क्रो और क्रो, उनके विचारों को उद्धृत करते हैं। क्या उद्धृत करते हैं? उनके क्रो और क्रो के शब्द क्या हैं? देखिए कि आधुनिक मनोविज्ञान वेत्ता इस तथ्य पर आश्वस्त हैं कि मानसिक क्रियाएं जैसे विचार करना, अवधान, स्मृति और तर्क आदि अलग अलग अपना अस्तित्व नहीं रखती हैं,
परंतु किसी भी स्थिति में ये सब मानसिक क्रियाएं एक दूसरे से मिल करके क्रियाशील होती हैं। इसमें ये जानना बहुत जरूरी है कि मन क्या है। मन को परिभाषित करते हुए शिक्षाविदों ने बताया कि मन जो है वो, जिसे आप ब्रेन कहते हैं कि ये शक्ति है, ऊर्जा है। ब्रेन फंक्शनिंग जो है वही मन है। ब्रेन फंक्शनिंग इज कॉल्ड मन। तो मस्तिष्क के कार्य को ही हम मन कहते हैं। तो और मन जो है क्रियाओं को संपादित करता है सबको मिला करके, और इस तरह से इन क्रियाओं को मिला करके करना, ये इन्होंने अपनी परिभाषा के माध्यम से स्पष्ट किया है कि ये क्रियाएं जबकि अलग अलग हैं, अलग अलग अपना अस्तित्व अगर हम एक चीज का रखें कि वो एक ही काम करेगी तो उसका अस्तित्व कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए हम ये कहें कि हमारा केवल पेंसिल उठाएगी उंगली और ड्रॉ नहीं करेगी, इसका मतलब मस्तिष्क की वो शक्ति जो कि ड्रॉ करने में मदद कर रही है वो नहीं करेगी, तो इसका क्या मतलब है पेंसिल उठाएगी? तो अलग अलग इनका कोई मतलब नहीं, सब मिलकर के समग्र रूप से विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं, तभी इनका कोई आशय होता है। इनकी कही हुई बात का आंग्ल वर्जन सुनिए। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट आर कन्विंस्ड ऑफ द फैक्ट that mental functions such as thinking, attention, memory and reasoning etc. do not exist separately, but in any situation all these mental functions function in conjunction with each other. एक दूसरे के साथ मिलकर के ही क्रिया करते हैं, और ये जो है क्रियाओं का समन्वय, ये सिद्धांत की विशेषता है। विविध मनोवैज्ञानिकों ने विविध परीक्षणों के माध्यम से पाया कि अनेक परीक्षणों में जिनमें क्रियाएं समान थी स्थानांतरण पाया गया। गेट्स महोदय कहते हैं कि यह देखा गया है कि समान तत्वों के अधिगमांतरण का अनुपात अधिक होता है। समान तत्वों के अधिगमांतरण का अनुपात अधिक होता है। इसका आंग्ल वर्जन, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द रेट ऑफ ट्रांसफर इज हायर विद सिमिलर एलिमेंट्स। अगर उसमें समान तत्व आते हैं तो अधिगम का स्थानांतरण अधिक और प्रभावी हो जाता है, और अगर विरोधाभासी तत्व हो तब फिर वो अधिगम का स्थानांतरण नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा मस्तिष्क इस बात को जानने के लिए तैयार है कि हम गणित के सारी चीजों को ग्रैस्प करना चाह रहे हैं, और हमने गणित के साथ साहित्य मिला दिया तो वहां पे गड़बड़ी होगी, साहित्य के साथ गणित मिलाएंगे तब भी गड़बड़ी होगी। तो समान तत्व अगर होते हैं तो प्रभावशीलता अधिक होती है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अधिक होती है। जिस तरह के तत्वों को सीखने के लिए लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह के तत्वों को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, उसी तरह के तत्वों का ट्रांसफर एक समय में करें। एक तरह के विद्वान उन तरह के समान तत्वों की चीजों का ट्रांसफर करे तो इजीली हो जाएगा। यही गेट्स ने कहा है। यह देखा गया है कि समान तत्वों के अधिगमांतरण का अनुपात अधिक होता है, और जिसका आंग्ल वर्जन मैंने आपको बताया कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द रेट ऑफ ट्रांसफर इज हायर विद सिमिलर एलिमेंट्स। अब हम तीसरा सिद्धांत लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का एक तीसरा सिद्धांत। वो क्या है? सामान्य और विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जी एंड एस फैक्टर। कभी कभी जनरल और स्पेसिफिक की जगह जीएस फैक्टर की विवेचना टिप्पणी के रूप में आ जाती है, तो ध्यान रखना है कि वो लर्निंग की एक सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं, और ये सामान्य और विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत है। ठीक है, एनालिसिस जी एंड एस फैक्टर। तो अब जी एंड एस फैक्टर ये अपने आप में एक टिपिकल सा लगता है, लेकिन है कुछ नहीं, बहुत ही सरल है। जनरल और स्पेसिफिक जो तत्व हैं वो ट्रांसफर और लर्निंग में कैसे रोल प्ले करते हैं, इस चीज को वहां पर स्पष्ट करना है। मानव में दो प्रकार की बुद्धि होती है, सामान्य और विशिष्ट। इन्हीं का संबंध सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता से होता है। स्पीयरमैन और विविध मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि इन दोनों प्रकार की योग्यताओं में स्थानांतरण केवल सामान्य योग्यता का होता है। ध्यान रखने की बात है कि स्थानांतरण केवल सामान्य योग्यता का होता है, और इसीलिए कुछ विद्वान इसे सामान्यीकरण का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजेशन कहना पसंद करते हैं। भाटिया महोदय के अनुसार, भाटिया जी क्या कहते हैं इस संदर्भ में, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। विशिष्ट योग्यताओं का स्थानांतरण नहीं होता है, पर सामान्य योग्यता का कुछ होता है। ये याद रखना है। अगर मान लो आप जीएस फैक्टर को डिफाइन करना चाह रहे हो और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के तहत डिफाइन करना चाह रहे हो, तो सीधा सा मतलब है कि उसमें सामान्य तत्वों का ट्रांसफर होता है, स्पेसिफिक तत्वों का ट्रांसफर नहीं होता है।
और भाटिया के ये शब्द बिल्कुल उसे स्पष्ट कर रहे हैं कि विशिष्ट योग्यताओं का स्थानांतरण नहीं होता है, पर सामान्य योग्यता का कुछ होता है। इसका आंग्ल वर्जन देख लीजिए, देयर इज नो ट्रांसफर इन स्पेशल एबिलिटीज बट देयर इज सम इन जनरल एबिलिटी। अधिगम स्थानांतरण के बारे में ये 3 सिद्धांत हमने जाने। अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि अधिगम स्थानांतरण हेतु आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं? कभी कभी प्रश्न केवल यहां से भी आ जाता है कि अधिगम और स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, इसके विविध तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो हमें बीच के सिद्धांत हटा देने हैं और फिर सीधे हम अधिगम की परिभाषाएं देते हुए और यहां पर आ जाएंगे, उसके तत्व देने लगेंगे और इस पर ही आपके क्वेश्चन में आपको नंबर मिल जाएंगे। तो अधिगम स्थानांतरण हेतु आवश्यक तत्व कौन से हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है, आइए इस पर विचार करते हैं। इसमें पहला पॉइंट निश्चित परिस्थिति, सर्टेन सिचुएशन, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के लिए आवश्यक तत्व और किसी विशेष परिस्थिति का ज्ञान या कौशल न होने पर पहले सीखे हुए ज्ञान या कौशल का प्रयोग विकल्प के रूप में हमारे द्वारा किया जाता है। जैसे मान लो हमें अचानक कोई स्थिति आ गई, अब हमें उस कार्य को संपादित करना है, तो क्या हम ट्रेनिंग लेने जाएंगे? भाई जो कुछ हमने पहले सीखा हुआ है उसका इस नई परिस्थिति में प्रयोग करेंगे और उस काम को पूरा करेंगे। तो इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध विचारक हैं रायबर्न जी। तो रायबर्न जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं स्थानांतरण निश्चित परिस्थितियों में निश्चित मात्रा में हो सकता है। इसका आंग्ल वर्जन देखिए, देयर इज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रांसफर दैट कैन टेक प्लेस अंडर सर्टेन कंडीशंस। ये रायबर्न लिख रहे हैं अपनी पुस्तक में पृष्ठ नंबर 213 का। अब हम दूसरी बात करते हैं, अधिगमार्थी की सामान्य बुद्धि, जनरल इंटेलिजेंस ऑफ द लर्नर। सामान्य बुद्धि, क्योंकि सामान्य ज्ञान का, सामान्य चीजों का ट्रांसफर कैसा होता है, सहज होता है। तो अधिगमार्थी की जो सामान्य बुद्धि है उसका भी रोल होता है इसमें, किसमें? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में। तो इन्होंने आवश्यक तत्वों को जो इसके लिए हैं, इसमें रायबर्न महोदय की बात क्लियर हो गई। अब अधिगमार्थी की सामान्य बुद्धि की हम बात कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में इसके समर्थन में एक उदाहरण है गैरट महोदय का। गैरट की वो नीली सी किताब आपने देखी होगी जिस पर चढ़ा हुआ है, वो कपड़ा ट्रक चढ़ा हुआ है और हम लोग ज्यादातर एमएड में उसका अध्ययन करते हैं स्टेट के लिए, उसी में ही आया है ये। तो ये लिखते हैं कि हाई स्कूल में अध्ययन करने वाले सामान्य बुद्धि के सर्वश्रेष्ठ छात्रों में निम्नतम सामान्य बुद्धि के छात्रों की अपेक्षा स्थानांतरण करने की योग्यता 20 गुना अधिक होती है। 20 गुना अधिक। एक बार फिर से सुन लीजिए, हाई स्कूल में अध्ययन करने वाले सामान्य बुद्धि के सर्वश्रेष्ठ छात्रों में निम्नतम सामान्य बुद्धि के छात्रों की अपेक्षा स्थानांतरण करने की योग्यता 20 गुना अधिक होती है, अगर उनके पास जनरल फैक्टर ये है और वो सामान्य बुद्धि से सामान्य रूप से सोच पा रहे हैं। तो जब अध्यापक ट्रांसफर लर्निंग के लिए प्रयास करेगा तो उनकी क्षमताएं 20 गुना ज्यादा है। इसका आंग्ल वर्जन, द बेस्ट एवरेज स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल हैव ए 20 मिनट्स ग्रेटर एबिलिटी टू ट्रांसफर देन दोज विद द लोएस्ट एवरेज इंटेलिजेंस। और ये जो है गैरट महोदय ने अपने शोध के आधार पर निकाला, अलल टप्पू नहीं कह दिया। और उन्होंने अपनी किताब के 318 और 319 नंबर पेज पर इसका जिक्र किया है। क्योंकि काम उन विद्यार्थियों पे किया गया था इसलिए रिजल्ट उन विद्यार्थियों से है। अब हम अगली बात करते हैं, अधिगमार्थी की शैक्षिक योग्यता। यह भी एक बहुत ही आवश्यक तत्व है कि अधिगमार्थी की शैक्षिक योग्यता क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द लर्नर। तो इसके संबंध में कुछ बताऊं इससे पहले मार्शल के विचार आपके सामने रखता हूं। मार्शल के विचारों से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। क्या कहते हैं मार्शल महोदय? जब हम किसी बात को वास्तव में सीख लेते हैं तभी उसका स्थानांतरण कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि एक अध्यापक किसी दूसरे को सिखा तभी सकता है जब उसने खुद अच्छी तरह सीख लिया हो। ए लैम्प कैन नेवर लाइट अनदर अनलेस, अगर उसके पास खुद ही तेल नहीं है तो कैसे जलाएगा? एक दीपक अगर जल नहीं रहा है तो दूसरे को कैसे जलाएगा? इसलिए ये आवश्यक है,
जो मार्शल महोदय के शब्द हैं वो भारतीय परिस्थितियों में भी बहुत ही सही और सही बैठ रहे हैं कि जब हम किसी बात को वास्तव में सीख लेते हैं तभी उसका स्थानांतरण कर सकते हैं, और यह इसका महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व है। इसका आंग्ल वर्जन सुन लेते हैं कि whenever we have really learned anything we can transfer it। इसे मार्शल महोदय ने अपनी किताब के 225 नंबर पृष्ठ पर लिखा है। अब अगला आवश्यक तत्व क्या है? अगला आवश्यक तत्व है समान विषय वस्तु। समान विषय वस्तु, सेम सब्जेक्ट मैटर। इसके संबंध में मैं भाटिया के विचारों को यहाँ पर उद्धृत करना चाहूंगा। भाटिया जी ने बहुत ही अच्छा समझाया है। भाटिया जी ने अपनी किताब के पृष्ठ नंबर 315 पर लिखा है कि यदि दो विषय पूर्ण रूप से समान है तो 100% स्थानांतरण हो सकता है, और यदि विषय बिल्कुल भिन्न है तो तनिक भी स्थानांतरण न होना संभव है। यानी कि हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग करना चाह रहे हैं तो हम पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ करके इसलिए तो पढ़ाते हैं कि पहले वाले ज्ञान से फिर नया वाला ज्ञान जोड़ दिया जाए और दोनों अधिगमित हो जाए। तो पूर्व ज्ञान का वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो रही है और नए क्षेत्र में विस्थापित हो रहा है। लेकिन अगर प्रारंभिक हम पूर्व ज्ञान उठाएं मैथमेटिक्स का और सब्जेक्ट पढ़ाना चाहें साहित्य का तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो कोई ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि जो विद्यार्थी हमारे सामने बैठे हुए वो साहित्य के बैठे हुए हैं। उन्हें मैथमेटिक्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। वो साहित्य की चीज का ही ट्रांसफर जब होगा तब वो उसको कोरिलेट कर देंगे और तब वो अधिगम का स्थानांतरण की क्रिया पूरी हो जाएगी। इसलिए इनकी ये बात बिल्कुल सही है कि यदि दो विषय पूर्ण रूप से समान हैं तो 100% स्थानांतरण हो सकता है। यदि विषय बिल्कुल भिन्न है तो तनिक भी स्थानांतरण न होना संभव है। अब भाटिया जी के शब्दों का आंग्ल वर्जन देख लीजिए। इफ टू सब्जेक्ट्स are completely similar, there may be 100% transfer. If the subjects are completely different, there may be no transfer at all. कोई ट्रांसफर नहीं होगा अगर सब्जेक्ट बिल्कुल भिन्न होंगे। तो ये एक आवश्यक तत्व का। एक अगले आवश्यक तत्व की हम यहाँ बात करते हैं, वो है समान अध्ययन विधियां, कॉमनली स्टडी मेथड्स। इस पर भी हम भाटिया जी के विचार लेते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक के पेज नंबर 215 पर लिखा, क्या लिखा कि जिन विषयों की अध्ययन विधियां समान होती हैं उनमें थोड़ा सा वास्तविक स्थानांतरण होता है। आप समझिए कि कई विषय, जैसे मान लीजिए एक्सप्लेनेशन मेथड है और साहित्य का अध्यापक पढ़ा रहा, तो एक्सप्लेनेशन मेथड पहले भी यूज करेगा, अगली क्लास में यूज करेगा, अगली क्लास में भी यूज करेगा, तो हमें आसानी से समझ में आता रहेगा और अधिगम का स्थानांतरण होगा। तो ये जो उन्होंने कहा, इनकी परिभाषा मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सही है और इनके शब्द बोधगम्य होने लायक हैं कि जिन विषयों की अध्ययन विधियां समान होती हैं उनमें थोड़ा पर वास्तविक स्थानांतरण होता है। इसका आंग्ल वर्जन, देयर इज लिटिल बट रियल ट्रांसफर बिटवीन सब्जेक्ट्स दैट हैव सिमिलर स्टडी मेथड्स। इससे अगला बिंदु हम लेते हैं स्थानांतरण हेतु प्रशिक्षण, ट्रेनिंग फॉर ट्रांसफर। अगर हमने ट्रेनिंग की हुई है कोई इस तरह की तो हमें ट्रांसफर में सहयोग मिलता है, अधिगम के स्थानांतरण में सहयोग मिलता है। आखिर ये बीएड की या एमएड की या बीटीसी की या विभिन्न अध्यापकों की ट्रेनिंग होती क्यों है? ये इसीलिए होती है कि आप सहजता से अधिगम का ट्रांसफर कर सकें। अधिगम का ट्रांसफर एक सामान्य शब्द जरूर दिखाई पड़ता है, लेकिन इसके अर्थ बहुत गूढ़ हैं। जब ज्ञानी जैल सिंह जी ने एक जगह के अध्ययन और बोलने की अपनी कला का राष्ट्रपति के रूप में प्रदर्शन किया तो वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ही था। जब कोई विशिष्ट व्यक्ति विभिन्न स्थितियों में रह करके वहां से कुछ सीखता है और दूसरी स्थितियों में उसका प्रयोग करता है तो वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ही है। जब कोई एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो जाता है तो मुख्यमंत्रित्व काल में किए गए कार्य और उस कार्य की शैली का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ही है और वो व्यावहारिक ट्रेनिंग ही है। तो यहाँ पर स्थानांतरण हेतु प्रशिक्षण के संबंध में गैरट महोदय के शब्द द्रष्टव्य हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 319 पर लिखा कि विद्यालय कार्य में स्थानांतरण की सर्वोत्तम विधि है स्थानांतरण की शिक्षा देना, कि कैसे ट्रांसफर होगा। इसका आंग्लोजन ने, द बेस्ट वे टू गेट ट्रांसफर इन स्कूल वर्क इज टू रीच ऑफ ट्रांसफर।
ये आना चाहिए। और अगर ये नहीं आया तो आप समझिए हम विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। अपने व्यक्तित्व के साथ तो न्याय करेंगे ही नहीं, लेकिन उनके साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं। अगर हमने केवल पढ़ा और हमारे अंदर ही रह गया तो इसका क्या मतलब है? हम बहुत विद्वान है, इसका क्या मतलब है? अगर हम उसका प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे, उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे, उसकी अभिव्यक्ति की कला हमारे पास नहीं है, तो क्या मतलब है ज्ञान का? ज्ञान ज्ञान के लिए नहीं होता है, ज्ञान बांटने के लिए होता है। और जितना बांटा जाएगा उसे देने की कला उतनी अधिक निखरेगी। तो मेरे साथियों, ये बात ध्यान रखने की है कि हमें लगातार उसकी ट्रेनिंग करनी है। जरूरी नहीं है कि उसकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होगी। अगर मान लीजिए आप अच्छा बोलने की कला का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आपको उस दिन जो शब्द मिले हैं उन शब्दों को कहने का अभ्यास कीजिए, अपनी बातों में उन शब्दों को मिश्रित करने का अभ्यास कीजिए, और देखिएगा क्या निखार आता है आपके व्यक्तित्व में और कितना अच्छा अधिगम होता है, लोग कितनी अच्छी तरह से उस चीज को समझते हैं। तो गैरट महोदय ने लिखा कि विद्यालय कार्य में स्थानांतरण की सर्वोत्तम विधि है स्थानांतरण की शिक्षा देना। ये बहुत ही कीमती शब्द हैं। द बेस्ट वे टू गेट ट्रांसफर इन स्कूल वर्क इज टू रीच फॉर ट्रांसफर। अब हम अगला आवश्यक तत्व लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के लिए अगला आवश्यक तत्व क्या है? यह है रुचि अरुचि के विषयों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डिसइंटरेस्ट। तो रुचि के विषय में अधिगम और अन्य क्षेत्र हेतु स्थानांतरण सुगम व तीव्रता से होगा कि एक क्षेत्र की निष्पत्ति से दूसरे क्षेत्र की निष्पत्ति प्रभावित होती है। अगर हमने एक क्षेत्र में कुछ सीखा है तो दूसरे क्षेत्र में हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो प्रभावित तो हो रही है। और यही जो हमारा रुचि के क्षेत्र है उसमें हम तीव्रता से सीखते हैं, जिसमें हमारी अरुचि है उसे हम तीव्रता से नहीं सीखते। कुछ बच्चे पढ़ना पसंद नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि उनमें ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नहीं हो रही है। भाई पढ़ना पसंद नहीं कर रहे हैं, कोई और काम सीख रहे हैं और उस काम को यहां पर इस तरह सीखा है, आगे जाकर के उसको दूसरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ही है। आप ये नहीं कह सकते वो बालक पागल है या बुद्धू है। ये कहेंगे तो यह आपकी अपरिपक्वता का द्योतक होगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सारे मानस शक्तियों का सम्मान किया जाए। और अगर हम भारतीयों से देखते हैं तो सारी चेतनाएं, सारी दिव्य आत्माएं वास्तव में दिव्य ही हैं, उनमें कोई क्वालिटी है। आप किसी भी नेतृत्वकारी शक्ति को देख लीजिए, किसी एक क्वालिटी की वजह से तो सिद्ध हुआ है और सारी क्वालिटी तो उसमें नहीं हो सकती। अगर हम ये उम्मीद करें कि जो वो बहुत बड़ी नेतृत्वकारी शक्ति है, बहुत अच्छा डांस करेगा, संभव नहीं है, क्योंकि उसमें अधिगम का स्थानांतरण जिन तत्वों का हुआ है जो बचपन से धीरे धीरे करके रोपे गए हैं, विकसित हुए हैं और फलित हुए हैं। तो रुचि व अरुचि के विषयों का प्रभाव पड़ता है। एक विचारक हुए हैं येलोन व वीनस्टीन, इन्होंने इस संदर्भ में लिखा कि अधिगम के स्थानांतरण से अभिप्राय है एक कार्य की निष्पत्ति दूसरी निष्पत्ति से प्रभावित होती है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स दैट परफॉर्मेंस ऑन द टास्क ऑन वन टास्क इज अफेक्टेड बाय परफॉर्मेंस ऑफ अनदर टास्क, येलन एंड वेनस्टीन। तो वेनस्टीन ने और येलोन महोदय ने ये शब्द जो कहे कि एक की निष्पत्ति दूसरे काम में आ जाती है, तो ऐसा होता है। अगली बात है अधिगमार्थी की इच्छा, लर्नर्स डिजायर। अगर इच्छा ही नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। हम उसे यहाँ की बात कर रहे हैं और वो कहीं और की सोच रहा था, ऐसी स्थिति में कुछ भी संभव नहीं है और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग संभव ही नहीं है। और अगर उसकी इच्छा शक्ति है तो थोड़ा सा व्यवधान भी हो तब भी वो सीख लेगा। अभी आपने एक आवाज सुनी होगी, ये एक बेचने वाला है, वेंडर है, ये बेच रहा है, तो इसने अधिगम की प्रारंभ में जो उच्चारित किए होंगे उसे ही लगातार इतने शब्दों में कह रहा है कि बंद कमरे में भी इसकी आवाज गूंज रही है। ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ही तो है। पहले उसने खेल खेल में सीखा, अब उसे वास्तव में बेचारे को बेचना पड़ रहा है और वो इस तरह का कार्य कर रहा है। अपना कार्य है, अच्छा कार्य, कोई दिक्कत नहीं, चोरी तो नहीं कर रहा। तो ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का इस्तेमाल है कि एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे क्षेत्र में इस्तेमाल करना। एक आदमी जो चिल्ला रहा होता है बाद में फिर सब्जी बेचता है और सब्जी बेचने में अपनी उस कला का इस्तेमाल करता है, वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ही है, कुछ और नहीं है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। वहां पर वो उस तरह कर रहा था, कभी कभी कोई नकल करता है भिखारी की और बाद में खुद भिखारी हो जाता है, तो वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाता है, उसी तरीके से वो मांगने लगता है वो। और कुछ लोग जो कि अदम्य इच्छा शक्ति के धनी होते हैं, वो प्रारंभ में जिस तरह की चीजें सीखते हैं, अच्छी सी चीजें सीखते हैं, अपनी प्रगति की चीजें सीखते हैं, तो वो हारते नहीं, जीवट उनका कम नहीं होता और लगातार बढ़ते और जीत जाते हैं और उस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। तो अधिगमार्थी की इच्छा शक्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है।
और आप ये समझिए कि एक विचारक ने लिखा, श्वासों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं है। यानी सांसों की तो सीमा निश्चित है, लेकिन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। और अगर इच्छा है आपकी लर्निंग की, तो हर हालत में आप लर्निंग कर लोगे। फिर घर पर पुताई हो रही होगी, तब भी आप खड़े होकर के एक तरफ पढ़ लोगे। विषम स्थितियां होंगी, उसमें भी आपका अध्ययन जारी रहेगा। होना क्या चाहिए कि हमें ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की इच्छा होनी चाहिए, और यह अधिगमार्थी की इच्छा पर डिपेंड करता है। इस संदर्भ में मार्शल महोदय अपनी पुस्तक के 302 नंबर पृष्ठ पर लिखते हैं कि किसी नई परिस्थिति की अधिगम स्थानांतरण की एक अनिवार्य शर्त है कि सीखने वाले में उसे हस्तांतरित करने की इच्छा अवश्य होनी चाहिए। इसका आंग्ल वर्जन आइए देख लेते हैं कि एज इसेंशियल कंडीशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टू ए न्यू सिचुएशन इज दैट द लर्नर मस्ट हैव द डिजायर टू ट्रांसफर इट। उसमें ये शक्ति होनी चाहिए। और इसीलिए आपने सुना ना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। तो इसके पीछे कारण क्या है कि हमें वो मन की शक्ति मिले, वो इच्छा शक्ति मिले, और इच्छा शक्ति होगी तो हम सब कुछ कर सकते हैं। इच्छा शक्ति से विजय होती ही है और सुनिश्चित हो जाती है। तो अधिगमार्थी की इच्छा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का एक महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। हमने ये सारी की सारी बात कर ली। अब एक बात रह जा रही है, वो शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से कि अधिगम स्थानांतरण में अध्यापक की क्या भूमिका है। रोल ऑफ टीचर इन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है। जिस तरह से माता पिता एक शिशु के लिए पूरी दुनिया होते हैं, ठीक उसी तरह अध्यापक बालक के विद्यालय में प्रवेश करने के उपरांत उसकी दुनिया की सर्वाधिक प्रेरक शक्ति है। इसलिए उसकी प्रेरणा और अधिगम स्थानांतरण में उसकी भूमिका सर्वाधिक है। शिक्षा के अंगों व विविध तत्व कैसे अधिगम स्थानांतरण में सहायक हो सकते हैं, आइए देखते हैं कुछ बिंदुओं के आलोक में। आप ये समझिए कि जब कोई मैडम या अध्यापक किसी नए विद्यार्थी से, जो कि अभी अभी विद्यालय गया है, उससे कुछ बात कहते हैं, उसमें कहीं कोई अशुद्धि भी हो, गार्जियन कह रहा हो नहीं है ऐसा नहीं, हमारे मैडम ने ऐसे ही बताया है, हमारे गुरुजी ने ऐसा ही बताया है, वो इस तरह की बात करते हैं, तो आप समझिए उसका इम्पैक्ट आता ही आता है। और इसमें पहले हम शिक्षा के अंगों की बात कर लेते हैं कि शिक्षा के अंग पर अध्यापक का प्रभाव किस तरह से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में सहायक होता है। तो शिक्षा के अंग कौन कौन से हैं, उन्हें पहला हम लेते हैं पाठ्यक्रम, करिकुलम। जो करिकुलम है वो इस तरह का हो जो इंटर रिलेटेड हो, यानी कि प्राथमिक से फिर ऊपर एक दूसरे जुड़ता हुआ चला जाए। तो उससे क्या होगा कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आसान हो जाएगी और विषय को समझना आसान हो जाएगा। तो पाठ्यक्रम इसी तरह से बनाया जाए। हालांकि हमें महसूस कर रहे हैं कि बहुत ऊंचा ज्ञान है, उसे हम नीचे के स्तर तक लाना है। जैसे संख्या पद्धति पहले एमएससी में थी, फिर बीएससी में आई, और उसके बाद फिर इंटर में, फिर 10th में, अब 4th-5वीं क्लास तक पहुंचा दी। ये ठीक है, ये सब हो रहा है, लेकिन उसका क्रम बना हुआ है। अब भी उसका जो है क्रम बना हुआ है, और वो धीरे धीरे करके और कठिन से कठिनतर होता जा रहा है अगली क्लासेस में। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि वो समझ में आ रही है, क्योंकि ये पाठ्यक्रम इस तरह का सुनियोजित ढंग से बनाया गया। ऐसे ही पाठ्यक्रम की आवश्यकता है हर क्षेत्र में, जिसमें रिलेटेड हो और फिर उसका स्तर ऊंचा होता चला जाए। अगली बात, शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स। अब टीचिंग मेथड्स भी हमारे इस तरह के हों जो उस विषय के अधिगम के अनुकूल हों, और उन्हें हम पहले से ही तय कर लें। जब हम ट्रेनिंग दें तो अपने विद्यार्थियों को बता दें कि आप लोगों को ये टीचिंग मेथड्स इस्तेमाल करने हैं। और नवीन परिस्थिति में अगर कोई नवाचार है तो उस नवाचार का इतना प्रचार होना चाहिए कि अगर वह वास्तव में सहयोग कर रहा है तो वो सभी के द्वारा स्वीकार किया जाए। तो क्या हो कि शिक्षण विधियों का इम्पैक्ट पड़ता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में। और जैसे मान लीजिए हम यात्रा के माध्यम से कुछ विद्यार्थी को बता रहे हैं, तो वो अमिट हो जाता है, याद नहीं कर रहा है, लिख नहीं रहा है, लेकिन वो अमिट है। ऐसे ही हम एग्जाम्पल मेथड्स के माध्यम, मान लीजिए ये है, अब इसको खोलने में ही ये इस तरह से खुल रहा है, और इसको खोलने के लिए इसकी चूड़ियां उल्टी होती हैं। तो अगर वो अधिगमन हो गया तो हर बार वो यहां पर आकर के उल्टी खोल लेगा, बाकी सारी चीजों में चूड़ियां इसकी विपरीत होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब हमारी शिक्षण की विधियां, यहां पर हम उदाहरण प्रविधि से, मॉडल के द्वारा और वास्तविक चीज के माध्यम से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो समझना आसान हो गया। और अगर हमने केवल इसे छोड़ करके सैद्धांतिक रूप से कहा जाता तो कठिन होता।
तो शिक्षण की विधियां परस्पर रिलेटेड हों और धीरे धीरे करके विकसित होती जाएं, जिससे कि अधिगम का ट्रांसफर सरल हो जाए। अगला बिंदु हम लेते हैं अनुशासन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में वन वे नहीं होता, इसमें हमें विद्यार्थियों का सहयोग लेना होता है और विद्यार्थियों का भी इसका थोड़ा थोड़ा ऊपर होता जाए। जैसे मान लो बाल सभा हो रही है प्राइमरी में, और बाल सभा में एक विद्यार्थी और एक मेल और एक फीमेल विद्यार्थी को बैठाया गया है, तो विद्यार्थियों का नाम उच्चारण करके उन्हें बुलाएंगे और उनसे चीजों को संप्रेषित करवाएंगे। अब वो जब बड़े होकर जा रहे हैं तो वही जाकर के सीआर बनना है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं, तो वो अपनी बात, अपने साथियों की बात अब ऊपर अपने अध्यापकों तक, अध्यापक प्राचार्य तक, प्राचार्य प्रबंधक मंडल तक सबको पहुंचाएंगे। ये चेन, सुगठित चेन हो जाती है और इससे बहुत मदद मिलती है। सभी विद्यार्थी जब ये महसूस करते हैं कि हाँ, उनका विद्यालय गणवेश में रहना आवश्यक है और इसका भी प्रभाव होता है, उनका नियमों के साथ जुड़ जाना आवश्यक है, तो जब वे नियम का परिपालन सुनिश्चित कर लेते हैं तो समाज में भी नियमों का परिपालन सुनिश्चित हो जाता है और हम अराजकता से बच जाते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि अनुशासन का भी स्थापन और उसके माध्यम से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, धीरे धीरे उन गुणों का ट्रांसफर ही आवश्यक है। अगली बात, अध्यापक भूमिका, टीचिंग रोल, टीचर्स रोल। तो टीचर्स रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में आज का अध्यापक बहुत परेशान है और उसे परेशान करने में समाज की कुछ शक्तियां कार्य करती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो बाधित हो जाती है। लेकिन अध्यापक को ये सोचना है कि उसके सामने जो विद्यार्थी बैठे हैं, इन विद्यार्थियों का उस क्रिया में कोई दोष नहीं है, इसलिए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग उसके लिए पूजा है, उसके लिए इबादत है। और अगर वो ये नहीं कर पाता है तो उसका अध्यापक होना, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह टंगा हुआ है। आपको अपना कार्य संपादित करना है, आपको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग करनी है, आपको विद्यार्थी को अधिगमित कराना है। बाहर के लोग अगर कुछ कर रहे हैं, उससे कोई नुकसान हो रहा है, जैसे कोरोना काल में बहुत से प्राइवेट सेक्टर के अध्यापकों का वेतन ही नहीं मिला, आधा मिला, अधूरा मिला, और उसको कुछ जो तथाकथित रूप से अपने आप को शक्ति मानते हैं, उन लोगों ने उस वेतन को हड़प लिया। तो ये क्या हुआ, इससे अध्यापक तो दुष्प्रभावित हुआ और उसका जो पढ़ाने का कौशल था, जो ट्रांसफर हो रहा था, जो कि घर बैठ कर पढ़ाने की व्यवस्थाएं हो रही थी, उसमें कुछ यंत्रों की आवश्यकता थी और वो और अधिक प्रताड़ित होने की वजह से उन्हें नहीं खरीद पाया, तो अंततः नुकसान विद्यार्थियों का हो गया। कहने का मतलब यह है कि अध्यापक को यह सोचना है कि यह एक महत्वपूर्ण कार्य है, अपने घर के कार्यों में, अपने खाने में एक टाइम उसका छोड़ दिया जाए, लेकिन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में कहीं कोई कमी ना आए। ये उसका उसी तरह का इबादत है जिस तरह से लोग मंदिरों में या विभिन्न स्थानों पर जाया करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अध्यापक अपने इस रोल को समझेंगे और टीचर्स जो रोल है वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में इतना अधिक इम्पोर्टेंट है कि आने वाले बच्चे के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जीवनदायिनी शक्ति के रूप में कार्य कर सकता है। अगली बात आती है छात्र की। ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर अध्यापक मेहनत कर रहा है तो विद्यार्थी को भी करनी चाहिए और तब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग संभव होगा। मान लीजिए एक गुरुजी हैं, वो देख रहे हैं कि विद्यार्थी महाविद्यालय में नहीं आ रहे हैं। अब उन्होंने सोचा भाई क्या किया जाए, विद्यार्थियों तक कैसा पहुंचा जाए, तो उन्होंने चैप्टर को लिखा, लिखने के बाद उसका प्रेजेंटेशन किया और वीडियो बनाई और वीडियो बना करके विद्यार्थियों के बीच भेज दी। अब विद्यार्थी अगर इसके बाद भी नहीं पढ़ रहा है, इसके बाद भी अधिगम नहीं हो रहा है, इसके बाद भी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कहीं उसका प्रारब्ध ही गड़बड़ है विद्यार्थी का, वह अधिगम नहीं कर पा रहा है और विद्यालय को छोड़ करके घर बैठा हुआ है। यह तो और भी बड़ा पाप है कि वह जिंदगी भर फिर घर ही रह जाएगा। बाहर निकले, सीखे, हर व्यक्ति, हर पुस्तक, सभी उसे सिखाने के लिए तैयार हैं, यहां तक कि प्रकृति भी सिखा रही है। तो विद्यालय न जाकर के वो अपना बहुत बड़ा अहित कर रहा है। इसलिए विद्यार्थी को चाहिए कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की चेन को तोड़े ना। अगर वो तोड़ेगा तो उसका विकास संभव नहीं है और अगर वो नियत रूप से कर्म नहीं करेगा तब भी दिक्कत आएगी। और ये तो हमारे भगवत गीता भी कहती है कि नियतम कुरु कर्म तो कर्म ज्यायो है कर्मणः शरीर यात्रा पिचा तेन प्रसिद्धि यदि कर्मणः। इसलिए नियत रूप से आप विद्यालय जाएं, सीखें और उसका नई परिस्थितियों में प्रयोग करें। अगली बात, पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान की संबद्धता।
ये भी अध्यापक के लिए बहुत जरूरी है कि रिलेशन बिटवीन प्रीवियस नॉलेज एंड न्यू नॉलेज, जो पूर्व ज्ञान है उसे रिलेट करके ही पढ़ाए। इससे पुराना वाले का रिकॉल हो जाएगा और नए वाला ज्ञान उससे जुड़ जाएगा और समझना आसान हो जाएगा। अगला बिंदु, सैद्धांतिकता व व्यवहार का समन्वय। जो सिद्धांत रूप में पढ़ा रहा है और बच्चे ये सोच रहे हैं कि इन सिद्धांतों का इस्तेमाल भी नहीं है, तो सिद्धांत को वो व्यवहार से जोड़ करके इस तरह से समझा दे कि लोगों को ये दिखाई पड़ने लगे कि हाँ समाज में ऐसा हो रहा है। और जब वो इस तरह से उसकी समझ में आ जाएगा तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अपने आप में हो जाएगी। अगली बात, स्व प्रयत्न को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ सेल्फ एफर्ट या फिर लर्निंग बाय डूइंग, यानी विद्यार्थियों को इस तरह के मौके उपलब्ध कराए कि विद्यार्थी स्वयं सीखे और स्वयं के प्रयत्न से वो सीखे और पूर्व पहले से जो सिद्धांत बने हुए हैं उन सिद्धांतों की पुष्टता हो रही है। विद्यार्थी जब अपनी बात आपको कौतूहलपूर्ण बता रहा है तो आप उसका समर्थन करें और उसको स्व प्रयत्न से सीखने को बढ़ावा दें। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो क्लासरूम में घटी हुई हर घटना को अपने माँ से अपने पिताजी से शेयर करते हैं, तो ऐसे में माता पिताजी को उसी के बीच जो आवश्यक तत्व सिखाने हैं वो बड़े आसानी से सिखा सकते हैं बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं और बच्चे को वहीं से सही दिशा मिल सकती है। क्योंकि कई बार वहां पर अगर बच्चा कोई गलत कार्य कर रहा है और उसे पता ही नहीं है कि सही गलत क्या है और उसका समर्थन हो जाता है, तो आगे चल करके वो उसी गलत कार्य को करता है और उस गलत कार्य का फिर उसे दंड मिलता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अध्यापकों के द्वारा, माता पिता के द्वारा बच्चे की अगर कोई गलती प्रारंभ में शुरू हो रही है तो उसे वहीं पर ही उसका निवारण कर दिया जाए, बता दिया जाए कि ये चीज गलत है। इसलिए और उसके स्व प्रयत्न को हमेशा हम मोटिवेट करें कि अपने प्रयत्न से वो ऐसा करता है। अगली बात, नवीन अधिगम साधनों की पारस्परिक निर्भरता का बोध, अंडरस्टैंडिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ न्यू लर्निंग टूल्स। आज नित्य प्रति हमारी दुनिया बदल रही है, नित्य प्रति समाचार बदल रहे हैं, एक एक बात जो है वो विद्युत की गति से उड़ रही है। ऐसी स्थिति में पूरे विश्व में तरह तरह के शोध हो रहे हैं, तो उन सबसे जुड़ना भी जरूरी है और तालमेल आवश्यक है और उसकी पारस्परिक निर्भरता है। हमारे विद्यार्थी जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं उनके अखबार भी नहीं पहुंच पाता, तो बड़ी दिक्कत है। ऐसी स्थिति में अगर अध्यापक पढ़ करके आएगा और उसे कोऑर्डिनेट करके उसे बता देगा तो विद्यार्थी उस नवीन ज्ञान से परिचित हो जाएगा ना, और उसमें ये भी बात जागेगी कि हाँ भाई ये चीज हमारे पास नहीं, तो आने वाले समय में जब वह नागरिक के रूप में स्थापित होगा तो अपने यहाँ उन साधनों को प्रश्रय देगा जिससे कि वह अधिगम निरंतर चलता रहेगा। तो नवीन अधिगम साधनों की जो पारस्परिक निर्भरता है उससे जोड़ने का कार्य अध्यापक का ही है। अध्यापक बताए ये साधन है, अध्यापक बताए कि मोबाइल लेकर के केवल आप नाच गाना मत देखो, केवल आप गंदा साहित्य मत देखो, आपके कोर्स का जो है आप उसको देखो ना, उससे संबंधित पॉइंट्स तलाशो, उस पर आप विचार विनिमय करो, यहाँ पर आकर के आप उस पर क्वेश्चन पुटअप करो अध्यापक के साथ में, तो क्या होगा, इससे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा। अगली बात, सकारात्मक स्थानांतरण हेतु प्रेरकत्व, मोटिवेशन फॉर पॉजिटिव ट्रांसफर। ये अध्यापक का सबसे बड़ा रोल है कि विद्यार्थी को ऐसा तैयार कर दो कि वो हमेशा उसमें पॉजिटिव ट्रांसफर हो, विध्वंस की ना सोचे और सृजन की सोचे, इससे दुनिया अच्छी हो जाएगी। तो जब हम कहते हैं ऐ दो जहां के वाली तूने जहां बनाया, तो दो जहां के वाली, दो जहां को बनाने वाले, हे भगवान तूने इतना अच्छा सृजन किया है और हम उस ईश की शक्तियां हैं, ईश अंश हैं, तो हमारा कार्य भी सृजन का होना चाहिए, विध्वंस का नहीं। विभिन्न तरीकों से अध्यापक अपने विद्यार्थी को इस बात को समझा सकता है कि जो भी साधन है उसमें अभाव में प्रभाव दिखाना है और इस स्थिति को प्राप्त कर लेना है कि उनसे आने वाली पीढ़ियां भी सृजन ही सीखें, विध्वंस न सीखें। इस तरह का जब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा तो एक बहुत ही श्रम्य वातावरण बनेगा और इससे प्रगति, विकास उस देश का सुनिश्चित हो जाएगा। और जगह जगह जो विध्वंस देखने को मिल रहा है, जगह जगह लोग जो एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, जगह जगह जो दुखद घटनाएं हो रही हैं, ये गलत ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का प्रभाव है। ये माता पिता के परिवेश में, उनके लालन पालन में कहीं कोई कमी रह गई है, उन अध्यापकों से कहीं कोई त्रुटि हो गई है, जो इस तरह के लोग भी बने हैं जो कि विध्वंसात्मक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कर रहे हैं। आवश्यकता है सकारात्मक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की। उक्त विविध तत्वों से ये स्पष्ट है कि उक्त के अतिरिक्त और भी बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं जहां अध्यापक
बालक की अधिगम स्थानांतरण में मदद करे, क्योंकि आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और शिक्षा के सारे अंग बदलते परिवेश के साथ तालमेल करने में जुटे हैं। वे अपना प्रयास लगातार कर रहे हैं, लेकिन अध्यापक भी समाज का अंग है और यदि समाज अध्यापक को समस्या मुक्त रखने में भूमिका का सम्यक निर्वहन करेगा तो अधिगम स्थानांतरण में सम्यक व विकासोन्मुख हो पाएगा और निश्चित रूप से अध्यापक अपने रोल को सही ढंग से प्ले कर पाएगा। तो ये विषय वस्तु हुई ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के संबंध में। ये सारी बात जो कुछ भी यहाँ पर कही गई है निश्चित रूप से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को समझने में सहायक होगी। अगर आप इसको लिखित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, ये educationacharya.com पर उपलब्ध रहेगा। एजुकेशन आचार्य की स्पेलिंग यहाँ दी हुई है और YouTube पर तो आप इसे देख ही रहे हैं एजुकेशन आचार्य पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।